पावर पढ़ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्या है भाई? पावर। पावर मतलब क्या होता है? शक्ति। इनके क्या शक्ति होते हैं? किसके? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। ये पढ़ेंगे हम लोग आज। क्लियर हो गया? तो एक एक चीज समझेंगे, आपको होगा, आपको पूछेंगे। ठीक है? कह रहा है कि पावर होता है इसका कंडक्ट इलेक्शन टू द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली एंड ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये किस किस चीज का काम इलेक्शन कराते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराते हैं। कंडक्ट मतलब चुनाव कराना। कौन कौन से चुनाव को कराते हैं? तो पहला ये चुनाव कराते हैं लोकसभा। अब ये चुनाव समझ रहे हो? लोकसभा चुनाव समझ रहे हैं, जिसमें हम किसका चुनाव करते हैं? एमपी का। ठीक है? दूसरा चुनाव ये कौन किस चीज का कराते हैं? विधानसभा। इसमें हम किसको चुनते हैं? एमएलए को। वेरी गुड। तीसरा चुनाव कराते हैं राज्य सभा। इसमें भी हम लोग एमपी को चुनते हैं, लेकिन ये क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। बताए थे। इसमें हम लोग मत नहीं देते हैं। हमारे द्वारा चुने हुए एमपी और एमएलए क्या करते हैं? मत देते हैं। ठीक है ना? इसके बाद ये चुनाव कराता है किसका भाई? विधान परिषद। ये भी क्या होता है भाई? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसके बाद प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का भी यही चुनाव कराते हैं। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट। ये इतने लोगों का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके पास है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया? नोट डाउन करते जाइए फटाफट। क्लियर हुआ? समझ में बात आ गई? उसके बाद दूसरा इसका क्या रोल है? फिर से बता रहे हैं। कंडक्ट इलेक्शन टू द लोकसभा हो गया है, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये भी हो गया, विधानसभा, असेंबलीज एंड ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ये सारा चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है भाई? चुनाव आयोग की होती है। दूसरा कहता है अनाउंसेस द इलेक्शन शेड्यूल, supervises the entire process and declare result। ये दूसरा क्या होता है भाई? ये सारे चुनाव कराने के लिए क्या करते हैं? ये डेट को अनाउंस करते हैं। डेट अनाउंस यानी तारीख की घोषणा करते हैं कि किस तारीख से कौन सा चुनाव किया जाए। और सारे चुनावों का क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं, यानी सारी व्यवस्था करते हैं। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, पूरा चुनाव की घोषणा से लेकर चुनाव कराने तक और चुनाव को परिणाम घोषित करने तक सारा जिम्मेदारी किसका होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसी को कोई डाउट है? समझ में बात आ रही है? नेक्स्ट आपका कह रहा है कि इंश्योर फेयर कैंपेनिंग। फेयर कैंपेनिंग का मतलब क्या होता है? कैंपेनिंग का मतलब कैंपेनिंग का मतलब होता है चुनाव प्रचार। मतलब अलग अलग राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, तो अलग अलग राजनीतिक दल कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके चुनाव प्रचार करने का क्या प्रोसेस है, ये सारा कुछ जाना किया जाता है किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है भाई प्रिवेंट मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी। कोई भी राजनीतिक दल सरकारी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग न करे, इसका भी ध्यान रखा जाता है किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है?
कोई भी अधिकारी जो है या कोई भी नेतागण जो है या कोई भी सिटिंग एमपी है या एमएलए है, वो सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग न करे, इस बात का भी ध्यान रखने का काम कौन करता है? तो इलेक्शन कमीशन करता है। प्रोहिबिटेड्स बारबरी इंटीमेशन और अपील्स बेस्ड ऑन कास्ट और रिलीजन। धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर अगर किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार किया जाता है, धर्म और जाति का अगर बहुत ज्यादा सहारा लिया जाता है, तो उस पर भी रोकथाम करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो चुनाव आयोग की। आप चुनाव में धर्म का और जाति का सीधे सीधे सहारा नहीं ले सकते हैं, इससे समाज को दो खंडों में नहीं बांट सकते हैं, इससे अपने निजी स्वार्थ को वोट लेने का तरीका नहीं बना सकते हैं। ये सब भी जानकारी रखना और देखरेख करना किसकी जिम्मेदारी बनती है? तो चुनाव आयोग की बनती है। फिक्सेस लिमिट्स ऑन द इलेक्शन स्पेंडिंग। चुनाव में कितना आप खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना? चुनाव में खर्च करने का भी क्या है? एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन से, उस खर्च से ज्यादा आपको खर्च नहीं करना है। इस बात का भी ध्यान किसके द्वारा रखा जाता है? तो चुनाव आयोग के द्वारा रखा जाता है। मॉनिटरिंग एक्सपेंस एंड रिक्वायर कैंडिडेट्स टू सबमिट अकाउंट। आपने पूरे चुनाव में किन किन चीजों पे खर्चा किया है, ठीक है ना, उसका हम क्या करते हैं भाई? अकाउंट्स बनाते हैं, लेखा जोखा रखते हैं और वो सबमिट करना होता है किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इससे उसको ये पता चलता है कि पूरे चुनाव की प्रक्रिया में आपने कितना रुपया खर्च किया है। जो लिमिटेशन जैसे 25 लाख 30 लाख लिमिटेशन हुआ किसके लिए? एमपी के चुनाव के लिए। तो कोई भी कैंडिडेट 30 लाख से ज्यादा रुपया खर्च नहीं कर सकता है, ठीक है। इसका भी गणना करना, इसका भी देखरेख करना, इस पर भी अंकुश लगाना किसकी जिम्मेदारी बनती है? तो मुख्य चुनाव आयोग की बनती है, ठीक है। कौन कौन से चीजों का? ये इतने सारे पदों का क्या करता है? चुनाव कराता है। ये क्या क्या करता है भाई? फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो उसका देखरेख करता है। दूसरा क्या काम करता है कि जितने भी खर्च हो रहे हैं उसका ऊपर भी क्या करता है? ये ध्यान रखता है। चौथा काम क्या करता है भाई? जाति के और धर्म का सहारा लेकर और किसी भी समाज को दो खंडों में नहीं तोड़ा जा सकता। अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी के लिए मत का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यह पांचवा काम क्या करता है भाई? यह सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, इस बात का भी क्या रखा जाता है? ध्यान रखा जाता है। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ये पावर होते हैं, ये फंक्शन होते हैं किसके? चुनाव आयोग के। मॉनिटर एंड एक्सपेंस ऑफ द रिक्वायर्ड कैंडिडेट टू सबमिट अकाउंट, अपॉइंट इलेक्शन ऑफिसर्स एंड डिप्लॉय सिक्योरिटी फोर्सेस। ये पूरे इलेक्शन में जिसको भी चाहे, जिस पर भी शक हो, उसको क्या कर सकता है? उसको उसके पद से हटा सकता है, उसको वहां से ट्रांसफर कर सकता है और पूरे चुनाव को फ्री एंड फेयर कंडक्ट कराने के लिए डिप्लॉय कर सकता है फोर्सेस को। यानी जहां से भी इच्छा हो वहां से ये फोर्सेस को क्या कर सकता है? हायर कर सकता है, बुला सकता है और दूसरे जगह इसको डिप्लॉय कर सकता है या डिपोजिट कर सकता है, ठीक है ना। पूरा पावर होता है। ये चुनाव आयोग जो है पूरे चुनाव प्रक्रिया में, यानी चुनाव की घोषणा से लेकर और जब तक चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता है, पूरे चुनाव की प्रक्रिया सब कुछ किसके अधीन होती है? तो मुख्य चुनाव आयोग के अधीन होती है। अपॉइंट इलेक्शन ऑफिसर एंड डिप्लॉय सिक्योरिटी फोर्सेस, ट्रांसफर ऑफिसर्स इफ नीडेड। अगर जरूरत पड़ता है तो क्या कहता है? ऑफिसर्स का ट्रांसफर भी ये कर सकता है, इसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं। ऑर्डर रीपोलिंग इन केस ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस। जहां पर अगर गलत तरीके से क्या हो रहा है? चुनाव हो रहा है, जहां पर शक हो गया, किसी तरह के कोई कंप्लेन हो गए, ठीक है, जहां पर बूथ कैप्चरिंग हो गई, बूथ को जबरदस्ती से क्या कर लिया गया? हड़प लिया गया, ठीक है, वहां पर क्या कर सकता है? रीपोलिंग मतलब पुनः मतदान का ये आदेश दे सकता है, ठीक है। उसके जगह पर दूसरे दिन क्या किया जाएगा? चुनाव कराया जाएगा। ये सारा काम किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्य चुनाव आयोग के द्वारा। क्लियर हो गया?
समझ बात आई। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन, यानी चुनाव आयोग जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? स्वतंत्र होना। ये स्वतंत्र है, पूरे चुनाव के प्रक्रिया के लिए क्या है? ये स्वतंत्र होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये पढ़े हम लोग। कह रहा है कि द इलेक्शन कमीशन वर्क इंडिपेंडेंटली फॉर द गवर्नमेंट। इलेक्शन कमीशन क्या करता है भाई? इसका हिंदी क्या होता है? चुनाव आयोग की स्वतंत्रता। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, यानी पूरे चुनाव कराने के लिए ये हर किसी तरीके से हर संभव प्रयास करता है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराया जा सके। ठीक है, इसके लिए क्या करता है? द इलेक्शन कमीशन वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट। ये सरकार का वह संस्था है, वह निकाय है, वह भाग है जो चुनाव को क्या कराता है भाई? इंडिपेंडेंटली कंडक्ट कराता है, यानी स्वतंत्रता पूर्वक ये चुनाव कराता है। सरकार को हर तरीके से स्वतंत्र होकर के काम करने पर यह क्या करता है? विवश करता है। ड्यूरिंग इलेक्शन, चुनाव के समय, गवर्नमेंट ऑफिसर्स फंक्शंस अंडर द सुपरविजन ऑफ ईसीआई। देखेंगे इधर, ध्यान देंगे। ड्यूरिंग इलेक्शन, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क अंडर ईसीआई। ईसीआई इसका मतलब क्या हुआ? पूरे चुनाव के दौरान। क्या मतलब हुआ? पूरे चुनाव के दौरान जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, सरकारी जो अधिकारी हैं, वो किसके अधीन काम करते हैं? इलेक्शन कमीशन के अधीन काम करेंगे। समझ बात आ गई? क्लियर हुआ? जितने भी अधिकारी हैं, आईएएस, आईपीएस है ना, पुलिस पदाधिकारी, कर्मचारी, प्यून, क्लर्क, ये सारे लोग किसके अधीन हो जाते हैं? इलेक्शन कमीशन के अधीन हो जाते हैं। व्हेन द डेट ऑफ इलेक्शन वाज डिक्लेयर, जैसे ही डेट क्या होता है? डिक्लेयर होता है। ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द ईसीआई, वैसे ही सारे लोग किसके अधीन काम करेंगे? ईसीआई के अंतर्गत काम करेंगे। दूसरा कह रहा है कि द इलेक्शन कमीशन टेक एक्शन अगेंस्ट पॉलिटिकल लीडर इफ रूल्स आर वायलेटेड। इधर ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या कर रहा है कि जो ईसीआई है, ईसीआई कैन टेक एक्शन अगेंस्ट लीडर। नेता को भी नहीं छोड़ता ये, जैसा स्वतंत्र प्रभार है कि यह नेता को भी नहीं छोड़ता। अगर कोई वायलेंस हो गया, किसी तरह की क्या हो गई? हिंसा हो गई, या किसी तरह का कानून तोड़ने का खबर मिल गया, किसके द्वारा? नेताजी के द्वारा। कि नेताजी ने जो भी चुनाव की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या किया? उन्होंने तोड़ा है। ठीक है ना? तो ये नेता को भी छोड़ने वाला नहीं है। उनका क्या कर सकता है? कैंडिडेचुअर रद्द कर सकता है। इधर ध्यान दीजिए, लुक एट मी। क्या कर सकता है? अगर वायलेंस हुआ, अगर लॉ अवॉइड किया गया, यानी कानून को क्या किया गया? तोड़ा गया बाय लीडर्स, इलेक्शन कमीशन हैव अ राइट टू कैंसिल द कैंडिडेचुअर ऑफ द कैंडिडेट। तो इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार है कि जो लोग अपना नामांकन किए हैं क्या करने के लिए? चुनाव लड़ने के लिए, उनकी उम्मीदवारी को क्या कर सकता है? वो रद्द कर सकता है। इतना इसके पास पावर होता है। भले ही आपने भर दिया फॉर्म, हम क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे, और आपने इतना कोई बड़ा अपराध कर दिया जो चुनाव आयोग को अच्छा नहीं लगा, या चुनाव के कानून के क्या हुआ? विरुद्ध में है, तो वो आपके कैंडिडेचुरी को, यानी सदस्यता को, यानी उम्मीदवारी को क्या कर सकता है? रद्द
कर सकता है। ठीक है, इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑल ऑन ऑल पार्टीज एंड कैंडिडेट। इसका जो निर्णय होता है उसको सारे सदस्यों, सारे राजनीतिक दलों को क्या होता है, मानना पड़ता है। इतना बड़ा पावर, मतलब प्रधानमंत्री भी है, जब चुनाव आता है तो वो एक नॉर्मल इंसान हो जाते हैं और वो किसके अधीन हो जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधीन हो जाते हैं। द इंडिपेंडेंट बिल्ड्स पब्लिक ट्रस्ट इन द इलेक्शन प्रोसेस। ये इसलिए होता है कि लोगों का जो भरोसा है वो किसके ऊपर हो जा रहा है, चुनाव आयोग के ऊपर हो जाए। ऐसा लोगों को लगे कि जो चुनाव आयोग कंडक्ट करा रहा है, चुनाव करा रहा है, वो पूरी तरीके से विश्वस्तता से भरा हुआ है, यानी किसी तरह की कोई धांधली होने का कोई उम्मीद, चांसेस नहीं। ठीक है, ये होता है क्या भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये स्वतंत्रता हो गई किसकी, चुनाव आयोग। क्लियर, समझ बात आ गई। नेक्स्ट आपका पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू द इलेक्शन। अब संवैधानिक तरीका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन। ध्यान से समझे इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मतलब संवैधानिक तरीका, किससे जुड़ा हुआ, रिलेटेड टू इलेक्शन, यानी चुनाव से जुड़े हुए संवैधानिक नियम कानून। संविधान में चुनाव से जुड़ा हुआ कौन सा नियम कानून, ये पढ़ना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन, यानी चुनाव से संबंधित कौन कौन सा ऐसा तरीका है जिसको हम संवैधानिक रूप से मान्यता देते हैं। क्या कर रहा है, इसमें आर्टिकल पढ़ना है। आर्टिकल क्या होता है, समझो, ये जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम लोग करेंगे तो यहां बात किस चीज को करेंगे, आर्टिकल। आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है, अनुच्छेद। अब ये तो अनुच्छेद नहीं समझ में आ रहा, चूंकि क्लास 9th में हो, ध्यान से समझो पहले आर्टिकल होता क्या है, अनुच्छेद क्या है। ठीक है, पूरे भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 420 है। अब ये क्या है, अनुच्छेद नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, 28 इसके भाग है। पूरे भारतीय संविधान के कितने भाग है, 28। अनुच्छेदों की कुल संख्या क्या है, 420। समझिए, ये एक एक अनुच्छेद क्या है, एक एक तरह के कानून है। यानी आर्टिकल अगर है तो एक आर्टिकल का मतलब क्या हुआ, संविधान में लिखा हुआ एक कानून। तो जब 420 है तो एक नंबर से स्टार्ट होगा, एक से लेकर के कहां तक जाएगा, 420 तक। यानी एक नंबर का अनुच्छेद क्या है, उसमें किस तरह का नियम है, किस तरह का अधिकार है। क्योंकि तो पूरा जो तंत्र है, पूरा जो गवर्नमेंट है, पूरा जो इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है या जुडिशरी है, यानी कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका हो, सब कुछ किसके अनुच्छेद के अनुसार चलता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद के अनुसार चलता है। कार्यपालिका के पास कौन से अधिकार है, उसको भी लिखा गया अनुच्छेद में ही। विधायिका के पास कौन सा अधिकार है, इसको भी लिखा गया किसके माध्यम से, अनुच्छेद में। और न्यायपालिका के पास कौन सा अधिकार है, इसको भी लिखा गया अनुच्छेद। तो अब कह रहा है कि इलेक्शन से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी इलेक्शन की बात कौन कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है, ये चीज जानना। जैसे एक अनुच्छेद बता रहा है 324, आर्टिकल कितना, 324। ध्यान से समझेंगे इसको। जैसा भी बताया 420 अनुच्छेद है, तो 420वां में से 324वां जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है भाई, किस तरह का अधिकार है वो,
उसमें कह रहा है कि गिव द इलेक्शन कमीशन द पावर टू कंडक्ट एंड कंट्रोल इलेक्शन। इधर ध्यान दीजिए, 324 जो क्या है आर्टिकल है, इसमें क्या दिया गया, पावर टू इलेक्शन कमीशन। समझ में बात आ गई। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को क्या किए गए हैं, शक्तियां प्रदान की गई है, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। बात समझे, याद रखेंगे। 324 में क्या किया गया, पावर टू इलेक्शन कमीशन। किस तरह का पावर दिया गया इलेक्शन कमीशन को, गिवन द इलेक्शन कमीशन टू पावर इलेक्शन कंडक्ट एंड कंट्रोल इलेक्शन। किस तरह का पावर है, कंडक्ट एंड कंट्रोल, यानी कंडक्ट मतलब चुनाव कराना और कंट्रोल मतलब चुनाव को नियंत्रित करने संबंधी पावर जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत दिए गए हैं, किस आर्टिकल के अंतर्गत, 324। किसके द्वारा, ये कहां पर लिखा हुआ है, ये आर्टिकल कहां पर लिखा हुआ है, मतलब हमारे संविधान में लिखा। और इस संविधान के तहत किसको ये पावर दिया गया, तो इलेक्शन कमीशन को दिया गया। पहला पावर याद हुआ, पहला कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन याद हुआ। दूसरा कह रहा है कि आर्टिकल 325, फिर आ जाओ आर्टिकल कितना, 325। ये इसमें किस तरह का पावर है भाई, आर्टिकल 325 में, तो इसमें कह रहा है इंश्योर नो डिस्क्रिमिनेशन इन अ वोटर रजिस्ट्रेशन और द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट, रेस और अ सेक्स। कह रहा है कि इसमें देखेंगे इधर, इसमें रिलीजन के आधार पर, सेक्स के आधार पर, कास्ट के आधार पर, ठीक है ना, क्रीड के आधार पर किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब समझे, आप किसी के भी साथ धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, यानी पुरुष और महिला के आधार पर, कास्ट के अनुसार पर, जाति के अनुसार पर, क्रीड यानी चमड़े के रंग के आधार पर आप किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। इसका अधिकार कहां पर दिया हुआ है, तो 325 आर्टिकल में लिखा हुआ है। यानी चुनाव कराने के लिए, चुनाव में मत देने के लिए हर रिलीजन को, हर सेक्स को, हर कास्ट को, हर क्रीड को ये पूर्णतः अधिकार है, चूंकि ये लोकतंत्र है। इससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 325। और 324 में क्या है, चुनाव को शांतिपूर्ण, स्वतंत्रपूर्ण, निष्पक्ष तरीके से कराने की जिम्मेवारी संविधान ने किसको दी है, चुनाव आयोग को दिया। बेटा समझ में आ रहा है सब कुछ, क्लियर हुआ। और यही हायर क्लासेस में जाएंगे, कंपटीशन में जाएंगे, तो ये सारे आर्टिकल से क्या करेंगे वो पूछ देंगे। बढ़िया ढंग समझ में आ गया। आगे कह रहा है कि 326 एकदम लगातार है, 326 ये क्या है भाई, इसमें कह रहा है कि प्रोवाइड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट। यहां पे क्या है, राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट, यानी जितने भी वयस्क लोग हैं, ऑल एडल्ट का मतलब क्या हुआ, 18 ईयर, कई बार पढ़ चुके हम लोग। यानी जितने भी वयस्क लोग हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा है, वो सबको राइट है वोट देने का। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 326। आगे का रहा 329, सीधे आ गया कहां पर, 329, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या कर रहा है, कोर्ट कैनॉट क्वेश्चन इलेक्शन लॉ। कोर्ट जो है, यहां तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्वेश्चन नहीं उठा सकता है, किसके ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर।
मतलब चुनाव आयोग सफलतापूर्वक निष्पक्ष तरीके से, स्वतंत्र तरीके से चुनाव कराने के लिए चुनाव के दौरान भी वो क्या कर सकता है, नियमों में उलटफेर कर सकता है। इस पर कोर्ट भी उस पर उंगली नहीं उठाएगा। यह अधिकार किस अनुच्छेद से मिला हुआ है? 329। ठीक है, तो इतने सारे प्रोविजन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है जो चुनाव कराने के लिए, ठीक है ना, भारतीय संविधान में स्पष्ट रूपों से क्या कर दिया गया, लिख दिया गया है। और जो चीज भारतीय संविधान में लिख दिया गया है उसमें किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्टोरल रूल्स एंड इन्यूमरेटर्स। ठीक है ना, अगला क्लास चले। ओके।